नमस्कार। थैंक यू कि आपने मुझे ये अवसर दिया अमृतसर में अजय जी जैसे शख्स को के साथ कुछ सवाल पूछने का, और इनकी जिंदगी जीवन के बारे में हम कुछ जानेंगे, और नेचुरली इस किताब इरफान के बारे में कुछ जानेंगे। सर, सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है कि आपका जो सरनेम है ब्रह्मात्मज, ये बहुत अलग है। मैंने तो पहले सुना नहीं है, तो मैं सोच रही थी ये ब्रह्मा जी से रिलेटेड है कि हमारे जो हिंदू धर्म में वर्ण है ब्राह्मण्स, उनसे रिलेटेड है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, जाति से इसका कोई हेलो, हाँ, जाति से इसका कोई संबंध नहीं है। यह मेरा पारिवारिक सरनेम है। मेरे अलावा हम 4 भाई हैं। 4 भाइयों के अलावा मेरी बेटी इस नाम को कैरी करती है, छोटी वाली बेटी, बड़ी वाली नहीं कैरी करती है। और इसके अलावा एक सोशल मीडिया पर एक मेरा फ़ैन है, वो कैरी करता है। उसने अपना नाम ब्रह्मात्मज रख लिया है, जिसको लेके मेरी बेटी शुरू में परेशान रही कि ये कौन है कि जो तुम्हारा नाम कैरी करता है, कहाँ से रिलेटेड है, कौन है, पता करो, तुम बताओ मुझे। तो फिर मैंने उससे बातचीत की। उसने कहा कि सर मुझे नाम अच्छा लगा, मैंने रख लिया। हाँ जी सर, बिल्कुल यूनिक है, इसलिए मैंने पूछा। तो ये है। और इसके पीछे की कहानी छोटी सी ये है कि मेरे पिता खुद एक साहित्यकार रहे हैं, और उन्होंने हमारा नाम माँ के नाम पर रखा। मेरी माँ का नाम नंदिनी ब्रह्मा है। जो नंदिनी ब्रह्मा नाम भी उन्होंने ही रखा था, माँ का नाम चेंज किया था। वैसे गांव में थी तो माँ का नाम मेरे गणेश था। गणेश प्यार से इकलौती बेटी थी मेरी माँ अपने पिताजी की, नाना की मेरी, तो गणेश नाम था। लेकिन गणेश नाम शायद पिताजी को अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने नंदिनी ब्रह्मा नाम रखा था। उस ब्रह्मा से हम उनके आत्मज में पैदा हुए बेटे हैं उनके, तो ब्रह्मात्मज हम हुए। बहुत इंटरेस्टिंग। आपकी पैदाइश जो है वो छपरा में, बिहार में हुई, और आप अपने ननिहाल के बारे में काफ़ी बातें करते हैं। सो आपके पिताजी भी लेखक थे, तो मुझे कुछ आप अपने बचपन के बारे में बताइए, हमारे जो श्रोता हैं उनको बताइए अपने बचपन के बारे में, और आपके पिताजी का क्या कुछ इम्पैक्ट था आपकी लेखन पे। मेरा मानना है कि पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम में तो रहते ही हैं, और जाने के बाद ज़्यादा रहते हैं वो लोग, जब वे मौजूद नहीं रहते हैं दुनिया में तब। और कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन हम 4 भाई हैं, 4 भाइयों में सिर्फ मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ हुआ। बाकी भाई में एक बैंकर रहे, एक LIC में काम किया, एक भाई नहीं पढ़ पाए, वो खेती करते रहे। मुझे लिखने पढ़ने का शौक़ रहा और मैं उसी में आगे बढ़ा। और बाबूजी मेरे इस बात से बहुत खुश रहते थे, और उन्हें लगता था कि शायद उनकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि वे अपने समय में दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से लेखन पर अधिक ध्यान नहीं दे सके। और हम लोग, मेरी पत्नी विवाह हैं और ये लेखिका है, इनकी तो 35-40 किताबें आ चुकी हैं। तो हम दोनों परिवार में लिखने वाले हुए, और हमारी 2 बेटियां हैं, लेकिन वो दोनों लेखन में नहीं आई, एक्सप्रेशन के मीडियम में ही है, लेकिन वे आर्टिस्ट हैं और पेंट करती हैं, ड्रॉ करती हैं, तमाम काम करती हैं। तो पिता का शौक़, पिता का गुण जो था लिखने का, वो मेरे अंदर ज़रूर आया है, और उन्हीं से आया होगा। क्योंकि बचपन में मुझे याद है, जब मैं हाई स्कूल 9th 10th 11th, जो एक उम्र होती है जहाँ आप सीख रहे होते हैं, तो घर में उस ज़माने की धर्मयुग पत्रिका होती थी। हमारी उम्र के जो लोग होंगे जानते होंगे, सारिका एक मैगजीन हुआ करती थी, दिनमान हुआ करता था, ये सारे टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन थे, और ये सब घर पे आता था। और बाद के दिनों में जब मैं थोड़ा बड़ा हो गया, खुद से चीज़ें सोचने लगा, तो माधुरी भी आने लगी थी। माधुरी फिल्म पत्रिका होती थी। जी। तभी सर ने एकदम क्लियर किया कि आप सोचे माधुरी दीक्षित आती थी। नहीं। तो वो वहाँ से चला, और समहाउ बचपन में, जैसा ही मेरा बचपन रहा, काफ़ी अस्थिर सा बचपन था, अनिश्चित सा था। घर वाले भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या होगा इसका। मैं खुद तो जानता ही नहीं था कि मैं क्या कर पाऊँगा, अनिश्चित था।
लेकिन ट्वेल्थ जैसे तैसे मैंने कर लिया था। जो भी जैसे भी ग्रेस मार्क्स से कैसे भी अपना पढ़ाई में मन नहीं लगता सर। हाँ, सिंपल यही मैं अगला संक्षेप प्रश्न में पूछना जी। चाहती थी। हाँ जी। तो उसके बाद से ग्रेजुएशन के, लेकिन मुझे लिखने का शौक था, हिंदी अच्छी लिख लेता था मैं। और उसकी वजह से पिताजी ने मुझे दरभंगा, जो मिथिला इलाके में है और बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस समय, तब उसका मिथिला विश्वविद्यालय नाम था, बाद में उसका ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय नाम हो गया। तो खैर वहाँ पे ग्रेजुएशन में गया मैं, हिंदी ऑनर्स लिया मैंने। और हमारे शिक्षक मिले रामधारी सिंह दिवाकर, दिनकर नहीं, दिवाकर। वो प्रतिष्ठित कहानीकार हैं अभी, उनकी कई किताबें आ चुकी हैं। उनकी संगत में और उनके असर में, और उन्होंने कहा भी कि, क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरा एडमिशन कम नंबर होने के बावजूद वैसे कॉलेज में हुआ था जहाँ सिर्फ फर्स्ट डिविजनर आते थे, लेकिन उन्होंने अपने वार्ड पे, शायद कॉलेज में ये सिस्टम होता है कि टीचिंग स्टाफ जो है या कोई भी कॉलेज स्टाफ अपने बच्चे को एडमिशन दिलवा सकता है, तो वैसे उन्होंने दिलवा दिया था मुझे। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मेरा मान सम्मान रखता। तो अब वो मान सम्मान तो मैं क्या रखता, लेकिन संगत ऐसी हो गई, लड़के ऐसे मिल गए, दोस्त ऐसे बन गए जिन्होंने एक संगत से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। कुछ बुरी आदतें भी उसी समय आई साथ में, जिसमें व्यसन जो होते हैं वो सारी चीज़ें भी थी। और लेकिन वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन रहा मेरी लाइफ में। और फिर उसके बाद तो ग्रेजुएशन में मैं टॉप किया यूनिवर्सिटी में, और फिर वहाँ से JNU, और JNU के बाद का तो लंबा चौड़ा किस्सा है। हाँ जी सर। सो आपकी जर्नी, जब आप टॉपर बने और उसके बाद आपने JNU ज्वाइन करी, तो JNU जाने के बाद जो आपकी सोच थी, आपकी विचारधारा थी, जो आपका व्यक्तित्व था, वो कुछ निखरा, कुछ चेंज हुआ? कुछ JNU की कुछ अगर खट्टी मीठी यादें हैं तो हमें ज़रूर सुनाइए। JNU की तो बहुत सारी यादें हैं। 6 साल में JNU में रहा हूँ, 80 से 86 तक। और JNU तब जैसा था, अभी थोड़ा बदनाम हो गया है, बदनाम किया गया है। लेकिन उस समय जो JNU था वो बहुत ही एक विचार विमर्श और तमाम ज्ञान की बातें ज़्यादा होती थी वहाँ पे। और हाँ, मेरे जो वाम झुकाव है वो JNU में ही हुआ, चूँकि मैं तब विचारों को लेकर उतना स्पष्ट नहीं था, सोच को लेकर के उतना स्पष्ट नहीं था। लेकिन JNU में जो दोस्त बने और JNU में जो लोग रहे, जो आज CPM के बड़े नेता लोग हैं, उन लोगों के संपर्क हम JNU में रहे, चाहे वो सीताराम येचुरी हों या प्रकाश कारात हों या और दूसरे लोग हों। तो इन लोगों के संपर्क में हम लोग आए और काम किया हमने। SFI में था मैं, काफ़ी एक्टिव था, जिसकी वजह से मुझे कुछ दूसरे नुकसान भी हुए, लेकिन ठीक है। एक विचार उसने ऐसा मुझे दिया, उस विचार की वजह से ज़िंदगी की बहुत स्पष्टता आई। और मैं आज भी मैं मानता हूँ कि मैं जो हूँ, या मेरी सोच में जो सफाई है, वो इस वजह से है कि मैं वामपंथी हूँ। और मैं इसको छिपाता नहीं, आज के समय में भी नहीं छिपाता मैं। इसके लिए मैं सोशल मीडिया पर ट्रोल होता हूँ, सोशल मीडिया पर गालियाँ मुझे मिलती हैं, अपनी सोच रखने की वजह से मिलती हैं। बावजूद इसके जो हूँ सो हूँ, कैसे कोई बदल लेगा। और दूसरी कहावत है कि आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अपनी ज़िंदगी जब वैसे बिता दी है, तो अब जा कर के क्या किसी की चापलूसी करें, और क्या हो ही नहीं पाएगा। अब भी हम सब जिस स्वभाव के होते हैं ना, वो स्वभाव कभी ज़रूरत के हिसाब से हो सकता है थोड़ा सा नरम पड़ जाए, या दबा दें आप, उस पन्ने को छिपा दें आप, लेकिन जाता नहीं है वो। आप अगर किसी मजबूरी में कर भी रहे हैं तो कसमसा रहे होते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे साथ कम से कम ये आज़ादी रही कि मुझे वैसी ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं अपने विचारों के साथ रहा। जी सर, चाइना, बीजिंग आप गए, और मैंने जब आपका रिज्यूमे पढ़ा तो दिल्ली, बीजिंग, बॉम्बे, तो थोड़ा सा मैंने सोचा स्पेलिंग मिस्टेक है या कोई बिहार में जगह है। तो मैंने थोड़ा गूगल किया कि बिहार में तो नहीं है, देन आई रियलाइज कि नहीं, चाइना है। सो आप वामपंथी विचारों के कारण वहाँ गए, या मैंने सुना आपको चाइनीज फूड बहुत पसंद है, आप उसकी वजह से चाइना गए? बहुत सारे कारण थे। एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि मैं MPhil कर चुका था, PhD कर रहा था,
और पीएचडी करने के दरमियान मेरी समझ में आ गया था कि अपने राजनीतिक झुकाव की वजह से मैं लेक्चरर नहीं बन पाऊँगा, क्योंकि जो लोग ये निर्णय लेते हैं, जो चुनाव करते हैं, वो मेरे फेवर में नहीं थे। और फिर एक निराशा कह लें वो आ रही थी और समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। पीएचडी तो कर रहा था मैं, लेकिन मन नहीं लग रहा था। उसी समय के मेरे मित्र हैं प्रदीप तनेजा, जो चाइनीज़ के स्कॉलर हैं और अभी मेलबॉर्न में है, वो वहाँ पढ़ाते हैं। तो वही पेचिंग से लौटे थे, स्कॉलरशिप पे गए हुए थे, चाइनीज़ पढ़ के और चाइनीज़ स्टडी करके लौटे थे। और उनका संपर्क वहाँ के विदेशी भाषा प्रेस से था और रेडियो से था। तो उन्होंने ऐसे ही चलते फिरते और जो दोस्तों में बातचीत होती रहती है, सुना मेरे बारे में। तो उन्होंने कहा, और मैं ट्रांसलेशन करने लगा था तब तक एक्स्ट्रा मनी के लिए। कॉलेज के दिनों में, जेएनयू के दिनों में मैं अलग अलग संस्थाओं के लिए ट्रांसलेशन का काम करता था। एक पब्लिशर के यहाँ भी काम करता था, जाके मैं चिट्ठियाँ लिखता था उसके लिए, तो कुछ अतिरिक्त पैसे आ जाते थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा कि हाँ मैं जाऊँगा। उन्होंने पूछा जाओगे क्या, तो मैंने कहा जाऊँगा। फिर उसके बाद जो एक प्रक्रिया होती हुई, मैं चला गया, चीन चला गया, बगैर सोचे हुए समझे हुए। तब तक मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी एक बेटी भी थी तब तक। लेकिन मेरे ख्याल कभी नहीं आया। कल ही किसी ने पूछा कि आप छोड़ के गए परिवार, मैंने कहा मैं छोड़ के तो नहीं गया था। मैं खुद गया था और मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं कभी, और आज भी नहीं आती है। शायद वो मेरी सोच का असर था या विभाग की तरफ से ऐसा सपोर्ट था कि वो छोड़ने वाली बात और मैं चला जाऊंगा तो क्या होगा, ये सब बात मेरे दिमाग में आकर ही नहीं, मतलब आई ही नहीं, सोच ही नहीं। शायद वो मेरी सोच की वजह से भी था कि पत्नी मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी कभी नहीं सोचा। तो हाँ जी। और वो इतनी समर्थ थी कि इसके लिए भी सोचने के लिए मुझे अलग से कुछ किसी ने मेरे दिमाग में भी नहीं डाला कि तुम्हें देखना चाहिए, सोचना चाहिए। तो हो गया और गया। मैं चीन में रहा। शुरू में जैसा आपने कहा कि खाने का शौक़ था और आज भी है। जो लोग मेरे साथ घूम रहे हैं भाभी इसका बताएंगी, तो पूछेंगे ज़रूर हम। तो वो खाने का शौक़ है। और मेरा मानना है कि अगर आप जिंदा हैं, अगर आप मनुष्य हैं, तो आपको अच्छा खाना खाना चाहिए। अच्छा खाएंगे तभी अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा जी पाएंगे, और कम से कम बेहतर खाने के लिए बेहतर काम करेंगे। सर, आपसे ये मैम की क्योंकि अभी जिक्र हुआ, तो आपकी जो मैरिड लाइफ थी, आपका प्रेम विवाह था, और ये जेंडर का रोल अलग तरीके का था कि आपके रिलेशनशिप में मुझे जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में कि एक फेमिनाइन मैस्कुलिन रोल होता है कि लेडी ये करेंगी और आदमी ये करेगा। तो आपकी मैरिड लाइफ में जैसे जेंडर न्यूट्रलिटी थी कि सो आप इसके बारे में मुझे, और मैम का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आपकी लेखनी पे और आपके जीवन में? वो तो नेचुरली 24/7 है। आपने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो देखिए, आपको सोचने पे मजबूर करना चाहिए ना हमें यहाँ बैठकर। मैं जेंडर न्यूट्रलिटी के उसमें जा रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, मुझे जो अच्छा लगता रहा है मैं करता रहा हूँ। और चूँकि मैं, आप जानती हैं कि मैं वाम सोच का रहा हूँ, तो उस हिसाब से स्त्री पुरुष संबंध, उनके बीच के संबंध, परिवार में कैसे संबंध हो, इन सब के बारे में हम दोनों की एक खास अलग किस्म की सोच रही है। हम लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस भी रहे हैं, सोच को लेके, काम को लेकर के, ज़िंदगी को लेकर के। लेकिन जैसे कि हर कपल में होता है, वैसा हमारे साथ भी है। लेकिन हमने जिस ढंग से सोचा था कि हम ज़िंदगी, बहुत ज़्यादा सोच के भी नहीं किया है मैंने कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं कि 5 साल के बाद ये होगा, 10 साल के बाद ये होगा, अभी ऐसे रह रहे हैं, बाद में वैसे रहेंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं चलता चला गया और एक प्रेम भाव था, एक सद्भाव था, एक समानता का भाव था, शुरू से रहा है। तो अभी भी मैं अपने दोस्तों के बीच में या कहीं भी आता जाता हूँ तो लोग ऐसे, जैसे कोई मुझसे, अमूमन लोग सवाल करते हैं, जैसे मेरी पत्नी टूर पे जाती रहती थी जब जॉब में थी, तो कोई भी जानता, जैसे पता चला कि विवाह बाहर जा रही है 10 दिनों के लिए, तो एक सिंपल सा सवाल, पता नहीं क्यों ये लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे खाने पीने का क्या होगा।
मतलब बीवी का जॉब खाना पीना ही है, मतलब बीवी रहेगी तभी आप खा पी पाएंगे क्या? मतलब उसके बगैर भी खा पी सकते हैं आप। और या इस सवाल को दूसरे तरीके से देखें तो क्या आपने उन बीवियों को सिर्फ खाने पीने तक समेट रखा है क्या? उनके बगैर भी दुनिया चल सकती है। और चूंकि मैं हॉस्टल में बहुत रहा हूँ और ग्रेजुएशन के समय से रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता मेरे अंदर रही है कि मैं भूखा कभी नहीं रहता, कभी नहीं। और काम चलाओ खाना मैं बिल्कुल नहीं खाता मैं मुझे खुद ही मेहनत करना पड़े, मैं करता हूँ अपना पूरा फुल डाइट खाता हूँ मैं। जी जी। सो इसी को आगे बढ़ाते हुए कि आपने जब पत्रकारिता शुरू करी तो काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपने लिखा और आप काफ़ी लोकप्रिय हुए अपने खाने के आर्टिकल्स पे। और आपने दो राइवल कह लें, राइवल तो नहीं कहूँगी, या समान चलने वाली पत्रिकाओं के लिए लिखा। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, हुआ ये कि जब बॉम्बे में फ्रीलांसिंग कर रहा था मैं, मेरी दूसरी बेटी तब तक आ चुकी थी और ये मैंने खुद से सोचा कि अभी जॉब नहीं करते हैं, विवाह अच्छे जॉब में थी और एक सपोर्ट सिस्टम बड़े शहरों में मिलना मुश्किल होता है और हम लोग जिस क्लास को बिलोंग करते हैं वहाँ पे नौकरी पेशा लोग हैं, तो इस ढंग से सपोर्ट सिस्टम खड़ा भी नहीं कर सकते हैं। तो यही होता कि घर में रहूँगा, मैं घर से काम करता हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम अभी चल रहा है फैशन में, मैंने तब वर्क फ्रॉम होम किया है। और मैंने एक मेरी बिल्डिंग का एक सिक्योरिटी पर्सन था, वो मुझे समहाउ लगता था कि वो किसी पढ़े लिखे या खुद पढ़ के कहीं से आया है, किसी मजबूरी से वो सिक्योरिटी बना हुआ है, सिक्योरिटी का काम करता है। उससे मैंने बात की तो पता चला कि हाँ वो 12th फेल कर गया था, उसके बाद से चूँकि परिवार में बाकी लोग पढ़े लिखे हैं उसके, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाया तो आ गया था। तो मैंने उससे कहा कि तुम टाइपिंग की ट्रेनिंग लो और तुम मेरे साथ काम करो, और तब मैंने उसको स्टाफ के तौर पर अपने रखा। इसलिए रखा कि बॉम्बे शहर में कहीं भी जाना और आना 2 घंटे का काम हो जाता है, तो मैंने उनको इसलिए रखा था कि एक तो वो टाइपिंग जानते थे, मैं हाथ से लिखता था, अभी भी हाथ से ही लिखता हूँ मैं, तो हाथ से लिख करके उनको दे देता था। वो सुबह 8 बजे आते थे, 11 बजे तक सारा सब कुछ टाइप कर देते थे और टाइप करके फिर वो सारे अखबारों के दफ्तरों में चले जाते थे। तब बॉम्बे शहर में 6-7 अखबार निकलते थे और लगभग सभी अखबारों में मैं छपता था, चूँकि प्रोलिफिक फ्रीलांसर के तौर पे जाना जाता था मैं। और मैं कह सकता हूँ कि मेरी कॉपी को ज़्यादा एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए भी लोग पसंद करते थे कि कॉपी आएगी सीधे छापे में चली जाएगी। तो उस दरमियान मैंने कह लें कि पर्यटन पर भी लिखा, टूरिज़्म पे, पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें भी लिखी, कॉमन मैन के बारे में लिखा। तभी एक आइडिया, हमारे राहुल देव एडिटर हैं थे तब जनसत्ता के, तो उन्होंने कहा कि वे बहुत ही नए प्रयोग में बहुत खुश रहते थे। उन्होंने कहा कि यार खाने पे अंग्रेजी में चलता है, खाने का ईटिंग आउट कॉलम चलता है, तुम तो खाने के शौकीन हो, क्यों नहीं तुम ईटिंग आउट लिखते हो हमारे लिए? तो हमने कहा बिल्कुल लिखूँगा, मुझे तो अच्छा लगा। और लेकिन मैंने शर्त यह रखी कि मैं रेस्टोरेंट में जाके बताऊँगा नहीं कि मैं अखबार से आया हूँ और फ्री में खाना खिलाओ। तो उन्होंने उस ज़माने में 93-94 में 1000 रुपये मेरे खाने के लिए फ़िक्स किया मैक्सिमम, कि 1000 से ज़्यादा होगा फिर तुम अपना देखना। तो 1000 में फिर मैंने उनसे ये भी प्रॉमिस लिया कि मैं कभी कभी किसी और दोस्त को भी साथ ले जा सकता हूँ अकेले खाने में, तो वो भी राज़ी हो गए वो। लेकिन तब मेरे कुलीग जो लोग रेगुलर जॉब में थे उनको ये बात बहुत बुरी लगती थी कि ये लिखने का पैसा तो लेता ही है, खाने का भी पैसा लेता है। तो मैं उस तरीके से ईर्ष्या का कारण रहा हूँ अपने कुलीग के लिए, अपनी सोच की वजह से। हमने कहा वो अच्छा चला, तो फिर दूसरे अखबार ने भी कहा कि जो राइवल, जिसको मैं राइवल ही कहूँगा, एक नवभारत टाइम्स और जनसत्ता, एक टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, एक इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, उन्होंने कहा कि क्या तुम मेरे लिए खाने पे कुछ लिख सकते हो? तो मैंने कहा कि ईटिंग आउट तो मैं वहाँ लिख रहा हूँ, तो वैसा तो नहीं हो जाएगा, एक जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं फूड ट्रेडिशन पर लिख सकता हूँ आपको, मैं बता सकता हूँ कि दाल कहाँ से आई है, रोटी कहाँ से आई, चावल कौन कौन से हैं, क्यों कोई खाना पॉपुलर हुआ, क्यों हम दाल मखानी या बटर चिकन पूरे देश में पसंद किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं हिस्टोरिकल यूज़ पर।
और कैसे डेवलप हुआ, ये सारी चीज़ें। उसके लिए मुझे पढ़ना भी पड़ा, जाहिर सी बात है। बहुत सारे लोग, मधुर जाफरी मेरे बहुत काम आई उसमें। मधुर जाफरी एस्टेब्लिश कुक बुक लिख चुकी हैं वो बहुत काम आई, और भी बहुत सारे। और ये गुण मेरी छोटी बेटी में चला गया है। अब उसके पास नहीं भी होगी तो 40-50 किताबें होंगी, सिर्फ कुक बुक नहीं, फूड ट्रेडिशन पर। अभी हम दोनों बाप बेटी प्रैक्टिस करते हैं रामपुरी डिशेस का। रामपुर हाँ जी, एक हाँ जी। जो नवाब रहे नवाबी थे, तो कल्चर। उनकी फैमिली से एक रेसिपी बुक आई है। हाँ जी। तो वो उस रेसिपी बुक को फॉलो करके हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें, कि जैसे उन्होंने मटन बताया है तो हमने भिंडी पका दी वैसे, और फिर देखा कि क्या होता है। हाँ, तो ये सब हम लोग करते आई होप हैं। उनको पता नहीं है कि आप मटन का भिंडी बना रहे हैं। नहीं, मटन तो हमने खाया ही, हमने कहा कि चलो इसमें भी भिंडी भी try बनाई करते है, हैं। हाँ जी। तो ये चल रहा था, और मुझे याद है ये बात मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो जिक्स कालरा जो बहुत बड़े शेफ रहे हैं, वो अपना अवधी खाना इंट्रोड्यूस करने बॉम्बे आए हुए थे तब एक होटल में। और उन्होंने, जैसा होता है अखबार के दफ्तरों में, कहा कि भाई भेज देना अपने रिपोर्टर को। तो दोनों ने मेरा ही नाम उनको सजेस्ट किया कि ये जाएगा हमारे यहाँ से। तब वो, जब मैं गया मिलने के लिए, तो तब मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या कर पा रहा हूँ या कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं इतना सारे मीडिया के लोगों को जानता हूँ, मैं इतने सारे फूड राइटर्स को जानता हूँ, मैं किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहा हूँ जो 2 अखबार में, एक ही शहर के दोनों अखबारों में फूड पर लिख रहा है। तो और मैंने लिखा, मतलब अब जिक्स कालरा को कवर करते हुए मैंने लिखा, तो एक जगह लिखा कि अवध का फूड क्या होता है, उसके बारे में लिख दिया। दूसरी जगह लिखा कि अवध के खाने जो उन्होंने खिलाए थे, उन खानों के क्या रिव्यू कर दिया। तो दोनों काम हो गया दोनों का। तो इस तरीके से चलता रहा, और अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। उस पर सबसे अच्छा कम्प्लीमेंट मेरे एक दोस्त की बीवी ने दिया था, जो मुझे नहीं जानती थी उस समय। हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, लोकल ट्रेन में, संडे का दिन था, दोनों अखबार उनके हाथ में थे, और दोनों अखबारों उन्होंने मेरा नाम देखा। उसके बाद अपने हस्बैंड से बोल रही है, जब कि मैं साथ में बैठा हुआ हूँ, कि ये आदमी जो बहुत पेटू लगता है। तो उन्होंने कहा ये सामने बैठे हुए हैं। अब वो बहुत संकोच में आ गए कि नहीं सर, ऐसा नहीं था मेरा मतलब, ऐसा नहीं था। नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना अच्छा कम्प्लीमेंट मुझे दिया। जी, जेन्युइन हाँ ये। हाँ जी सर, आपका जो ब्लॉग है उसका नाम आपने चवन्नी चैप रखा है। सो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, चैप वेस्टर्न और चवन्नी लोकल। सो ये कैसे सोचा? चैप है, चैप। छाप नहीं है वो। चवन्नी छाप तो हम सभी जानते हैं। हाँ, चवन्नी छाप कहते हैं उन लोगों को जो स्टॉल के जो ऑडियंस होती है, और उस एक ज़माने में 4 आने का टिकट होता था वो, इसलिए उसका नाम चवन्नी पड़ा था कि ये ऑडियंस जो है चवन्नी छाप है। और बहुत एक फ्रेज है वो चवन्नी छाप, एक कॉनोटेशन है उसके पीछे कि चवन्नी छाप ऑडियंस की पसंद अलग होती है, बहुत ही मामूली किस्म, जैसे गदर 2 को चवन्नी छाप ऑडियंस देख रहा है। तो वो हमने देखी नहीं है वो। आप चवन्नी छाप हैं, मैं भी चवन्नी छाप हूँ। तो लेकिन जब मैं ब्लॉग बना रहा था, ये शुरू के दिन थे, तो चवन्नी छाप ही मेरे दिमाग में आया कि मैं इसी नाम। मेरी पत्नी का भी एक ब्लॉग है, उसका नाम है छमक छल्लो का हिस्स। उसी समय कंटेम्प्रेरी है, जिसको लाडली अवार्ड वगैरह भी मिल चुका है। मैंने जब चवन्नी रखा और छाप मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर मुझे लगा कि मल्टीप्लेक्स आ गया, मैं मल्टीप्लेक्स का ऑडियंस हूँ, तो मल्टीप्लेक्स का ऑडियंस छाप नहीं हो सकता, तो वहाँ हमने चैप रखा उसको। तो चवन्नी चैप उसका नाम चला, और काफ़ी पॉपुलर रहा है एक ज़माने में वो। पिछले 5 सालों से मैं उसको अपडेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी वहाँ 1000-1500 लोग आते हैं उसको पढ़ने देखने। एक हमारे दोस्त यहाँ आए हुए हैं, यंग दोस्त, अभिनूर नाम है उनका, वो उस ब्लॉग की वजह से ही मेरे दोस्त बने हैं, और ये अमृतसर में ही रहते हैं। पिछली बार मैं जब अमृतसर आया था 2018 में, तब मेरे हुए गाइड भी थे, मोटरसाइकिल पे ड्राइवर थे मेरे वो। और पूरे बॉम्बे, पूरे अमृतसर को दिखाया था उन्होंने, उनके साथ ही मैं घूमा था। तो आज वो मेरे मेहमान हैं जी। तो ये सब सिलसिला चलता रहा, तो वहीं से चवन्नी चैप चला है वो। आज भी आप लोग अगर सिनेमा पर कुछ पढ़ना जानना चाहते हैं, मैं सबसे आग्रह करूँगा कि चवन्नी पर जाएं। वहाँ 4500 आर्टिकल्स हैं मेरे लिखे हुए,
इंटरव्यूज़ हैं, बहुत डिटेल में की गई बातें हैं, कुछ फ़िल्मों के रिव्यूज़ हैं। जो लोग फ़िल्मों पे, यहाँ तो सारे सब लोग अपने अपने फील्ड के माहिर लोग हैं, उनको फ़िल्मों पर लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी भी कुछ जानने का मन हो, देखने पढ़ने का मन हो तो आप जा सकते हैं चौधरी चैप। और साथ में मैं जोड़ दूँ, अभी तक मैं 4 जगह घूम आया हूँ, हर जगह मैं सोच के जाता था कि बताऊँगा, भूल जाता था। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, सिनेमा हॉल नाम है उसका, यहाँ बताया गया। अगर आप लोग में से 2-4 भी फॉलो कर लेंगे तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे थोड़े से। उसका नाम है CINEMAHAUL, माहौल, सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल नहीं। तो वहाँ मैं अपनी बातें करता हूँ बहुत। मैं मदारी लैंग्वेज में बात नहीं करता, मतलब ये नहीं कि आइए मैं आपको बताता हूँ और आप क्या जानते हैं, ऐसी लैंग्वेज मेरी नहीं है। मैं जैसा हूँ, मेरा जैसा चेहरा है वैसे ही वहाँ मौजूद रहता हूँ मैं, उसी अंदाज में बात करता हूँ मैं जी। सर, आपने जब फिल्म पत्रकारिता शुरू करी तो आपकी लाइफ में आप कह सकते हो एक मोड़ था या ट्रांजिशन हुआ आपकी, और जैसे आपने इतनी पढ़ाई करी, फिल्म जर्नलिज्म कहीं ना कहीं उतनी उच्च स्तर की जर्नलिज्म मानी नहीं जाती है, तो आपने क्यों चूज़ किया? और ये ट्रांजिशन आपके लिए इन अ वे तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि शायद आपने इसका पूरा माहौल चेंज करा, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मुंबई आने के बाद से मैंने शुरुआत तो की थी कि एडिट पेज पर लिखता था मैं, जनसत्ता, ये नवभारत टाइम्स में। तब सुरेंद्र प्रताप सिंह एक बहुत बड़े एडिटर हुए हैं, वे थे उसके एडिटर, और वहाँ लिखता था मैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी पॉलिटिकल राइटिंग और उन सारी चीज़ों से कुछ लोगों को एलर्जी होने लगी, और उस ज़माने में भी वाजपेयी जी की सरकार आई थी, और फिर जब उनकी सरकार आई थी तो जैसा होता है, एडिटर बदल गए थे, तमाम चीज़ें, पॉलिसीज़ बदल गई थी, कैसे लेख छपेंगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसी समय ऐसा हुआ कि ये सब नहीं छप रहा था। तभी जैसा इस किताब में भी मैंने जिक्र किया है, कैसे इरफान मेरे से संपर्क में रहे शुरू से, और बाद में उन्होंने प्रेरित किया कि आपको फोकस करना चाहिए फिल्म जर्नलिज्म पर, और फिर वहाँ से एक सिलसिला बना और फिल्म जर्नलिज्म में आ गया। शुरू में मेरी भी जैसे सभी की होती है कि फिल्म जर्नलिज्म भी कोई जर्नलिज्म है क्या, कुछ भी लिख दो, कुछ भी बोल दो, चलता है। लेकिन जब मैं गया और जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया, काम करना शुरू किया, तो मुझे लगा कि यहाँ काम करने की बहुत गुंजाइश है, और करते 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 मैं यहाँ तक आ गया। और मुझे कभी अफसोस नहीं रहा कि मैंने क्यों फिल्म जर्नलिज्म किया। फिल्मों में रुचि तो सबकी होती है, एक बेसिक जानकारी फिल्म के बारे में सबके पास रहती है। कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है कि मुझसे ज़्यादा किसी भी कलाकार के बारे में एक प्रशंसक जानता है, एक फ़ैन जानता है, या एक ऑडियंस जानती है, मुझसे ज़्यादा जानती है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर आर्टिस्ट की फ़ैन होती है, उसके बारे में सब कुछ जानती है वो। हमारे साथ रहते कि हम 100 कलाकारों को साथ लेके चल रहे होते हैं, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। डिटेल में भी हम जैसे इरफान के बारे में जान पाए, इसलिए कि उनके साथ एक दोस्ती रही, संपर्क रहा। ऐसे ही जब फोकस करना होता है तब कर पाते हैं, नहीं तो हम सबके बारे में सब जानते हैं, वो भी जानकारी होती है। फिर उसके बाद क्रिकेट के बारे में सब कोई जानता है, और पॉलिटिक्स के बारे में तो बात ही मत कीजिए। मतलब हर आदमी जानता है कि मोदी क्या गलत कर रहे हैं, मोदी क्या अच्छा कर रहे हैं, या यहाँ मान साहब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उससे अच्छा कौन कर सकता है, तो वो भी होता है। मैंने जब सिनेमा में प्रवेश किया तो मैं भी ऐसे ही जानता था थोड़ा बहुत, लेकिन बाद में धीरे धीरे करते 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 करते, और जैसा कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, तो जब मूर्ख भी विद्वान बन सकता है प्रैक्टिस से, तो वही प्रैक्टिस हमने भी की, और एक जाहिल आदमी जानकार बन गया जी। सर, आपकी जो पत्रकारिता थी वो अलग किस्म की थी कि सारे लोग आपको इंटरव्यू देना चाहते थे। इसके क्या कारण थे कि गॉसिप की गलियारों से और सेंसेशनलिज्म से आप इसको निकालकर एक इमोशनल ट्रैक रखते थे, उनका मानवीय चेहरा या कुछ और उन आर्टिकल्स में होता था? क्यों आपको लोग इतना पसंद करते थे? सारे जितने फिल्म वाले थे, एक्टर्स और लोग भी।
अब आप जैसे सवाल कर रही हैं तो मैं आपको भी पसंद करने लगूंगा। थैंक यू, ये तो मेरे लिए बड़ा ऑनर है जिसको सब तो पसंद करते हैं। आप जैसे कर रहे हैं इसी को प्रोफेशनल तरीके से जब मैं कर रहा था, यही चीज़ें होती हैं। आप ऑफेंसिव नहीं है, आप मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर रही हैं जो जैसे मैं हर्ट फील करूं या मैं सोचने लग जाऊं कि मुझे जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उस जोन में आप नहीं जा रही हैं। और हम सभी के ज़िंदगी में स्याह पक्ष होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ काला रहता है हम सबके साथ। तो मैं भी यही करता हूँ। मैं जब बात करता हूँ, और शुरू के दिनों में जब फिल्म बड़े स्टार मुझे नहीं मिलते थे, मैं हिंदी से आया था, वो एक लंबी कहानी है उसके पीछे, कैसे मुझे अपमान झेलना पड़ा, कैसे लोगों ने इंटरव्यू नहीं दिए, घंटों बैठा रहा मैं, इंटरव्यू नहीं हुआ। दैनिक जागरण से मैं गया था, तो मैंने पिछली बार भी कहा कि वो जब मैं कहता था दैनिक जागरण तो कहते थे भाई हम तो माता जी का जागरण जानते थे अभी तक, ये दैनिक जागरण क्या होता है। तो ये भी जानकारी नहीं थी कि हिंदी में दैनिक नाम से कोई अखबार आते हैं। तो ये सारा हमने झेला है। आज ये स्थिति नहीं, आज हिंदी का पत्रकार जाता है तो बड़े रुआब से बात करता है, भले वो नहीं जानता कि उसके न्यू में कहीं ना कहीं हमने तो कुछ किया है, उनको ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इंटरव्यू देने का सिलसिला ये बना कि मैं लंबे इंटरव्यू करता हूँ। मेरी आदत है कि 45 मिनट से कम में बात मेरी ख़त्म नहीं होती है। 10 मिनट 5 मिनट का इंटरव्यू नहीं करता मैं। तो लंबे इंटरव्यू का सिलसिला अब तो फैशन में आ गया है, लंबे इंटरव्यू का। स्लो इंटरव्यू चल रहा है। इरफान साहब थे जो राज्यसभा के लिए करते थे, उनका इंटरव्यू का भी। तो ये इंटरव्यू सब मैं 15-20 साल पहले कर चुका हूँ। और करते हुए मैंने महसूस किया कि ये जो टैलेंट है मेरे सामने जो बैठा हुआ है, चाहे वो नया हो या अमिताभ बच्चन हो, सबके पास अपनी एक कहानी है जो वे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन आप कैसे सवाल करते हैं और कहाँ पे ले जाके उनको टच करते हैं, कहाँ उनके संवेदनाओं को आप छू पाते हैं। जब आप छू लेते हैं फिर उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं रहती। फिर तो आप जो भी सवाल कीजिए, एक बार अगर तार जुड़ गया तब तो आप फ़ोन पर भी इंटरव्यू कर सकते हैं। लेकिन तार जोड़ना जो है वो आमने सामने बैठ के ही हो सकता है, मेरा अपना मानना है। फ़ोन पर कभी दोस्ती नहीं हो सकती। फ़ोन पर कभी मेरे कई नए कलीग हमेशा से ये कहते रहे कि सर क्यों भेज रहे हैं आप उनके यहाँ, जाएंगे वही 1 घंटा जाने में लगेगा, इंटरव्यू तो वही 10 मिनट का होगा, 2 घंटे 3 घंटे समय में हम फ़ोन कर लेते हैं। लोग तैयार हैं फ़ोन पर बात करने के लिए, और टैलेंट भी तैयार रहता है क्योंकि उसको अलग से मैंने फ़ोन उठाया, उसने आपके सवालों के जवाब दे दिए, उसको भी अच्छा लग रहा है आजकल। लेकिन मैं तब एक मजाक में कहा करता था कि यार अगर कल को उनकी डेथ होगी, ऑबिचुरी लिखना होगा तो कैसे लिखोगे अगर सिर्फ फोन पर उनको किए जानते ही नहीं हो। कम से कम ये तो लिखोगे ना उस दिन की मैं गया था, उन्होंने मुझे चाय पिलाई थी, फिर मेरे साथ बैठे थे, मेरे साथ बातें हुई थी, यही सब में वॉइस लिखोगे तुम, ये तुम्हारी ऑबिचुरी बन जाएगी जो दूसरों से अलग होगी। नहीं तो बाकी कब पैदा हुए, कब क्या किया, कौन सी फिल्में की, तो सब कोई जानता है। तो फिर वो बड़े हंसते थे क्या सर इतने दिनों तक मैं फिल्म जर्नलिज्म ही करूँगा। अब ये भी होता है, अब बच्चे आते हैं प्रोफेशन में, 2 साल 4 साल काम करते हैं चले जाते हैं। वो एक कमिटमेंट की कमी थोड़ी सी हुई है लोगों को। मैं जैसे पिछले 30-32 साल तो हो ही गए फिल्म जर्नलिज्म और बाकी चीज़ें करते हुए। मैं आज भी, अब तो मुझे लगता है कि मैं इसके अलावा कुछ जानता भी नहीं, और लोग भी मानते हैं कि मैं इसके अलावा कुछ नहीं जानता। हाँ, तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। सर अब हम आपकी किताब के ऊपर आते हैं। सर की लाइफ के बारे में इतना कुछ था, बहुत फास्ट स्पीड से मैंने कोशिश करी है, बट आई थिंक काफ़ी सारे प्रश्न रह गए हैं अगली बार के लिए। सो आपने जो ये किताब लिखी है, इसमें एक 10 बाय 10 कमरे का जिक्र है इरफान जी का। उनकी ज़िंदगी 10 बाय 10 से शुरू हुई थी और आखिरी दिनों में भी। सो उसके बारे में कुछ बताइए। और कहीं आपने ये बोला है कि ये जीवनी नहीं है, संस्मरण है। सो इसके बारे में कुछ बताइए। इस किताब की प्लानिंग जैसी कोई बात नहीं थी, और ना मैंने इरफान से कभी इस तरीके से बात की थी कि एक दिन इरफान नहीं रहेंगे और उनके बारे में मैं ये किताब निकालूंगा। ऐसी तो प्लानिंग हो ही नहीं सकती किसी दोस्त के लिए या किसी ऐसे स्टार के लिए। लेकिन एक सिलसिला था, मैं लगातार उनसे बातें कर रहा था। मेरी पहली बातचीत उनके साथ 2003 में हुई थी लगभग। हासिल आ चुकी थी, हासिल के बाद हमने बात की थी, और यह बातचीत दिल्ली में ही की थी मैंने।
फिल्म फेस्टिवल चल रहा था, वे आए थे फिल्म फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, अपनी मकबूल लेकर आए थे वो। तो वहीं पे एक जहाँ मैं ठहरा हुआ था, लंच का समय था, परेशान थे वो जिस ढंग से लोग ऐसे रेड कारपेट और ये सब होता है। इरफान वैसे व्यक्ति थे नहीं, शुरू में तो बिल्कुल नहीं थे। तो कहे कि वो पूछा उन्होंने कि भैया कहाँ ठहरे हुए हैं, तो मैंने बताया अक्रॉस द रोड हूँ मैं। कहा चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ। तो आगे कमरे में तो हम दोनों बैठे हुए थोड़ी देर तो बात की, उसके बाद हुआ कि अब क्या करें, क्या बातें करें। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना हम समय का उपयोग करें, इंटरव्यू कर लेते हैं। टेप रिकॉर्डर तब होता था, मोबाइल में तब ये सुविधा नहीं थी, तो मोबाइल था ही नहीं उस समय। तो टेप रिकॉर्डर मैंने ऑन किया, मैंने कहा बात करते हैं। तो वो बात करने लगे तो लगभग 2 घंटे तक वो बातचीत चली थी, 2-2.5 घंटे तक। और वो बातचीत इस किताब में पहली बातचीत है जो बहुत डिटेल में है। और तब हमें भी नहीं मालूम था कि इरफान कहाँ पहुँचेंगे, इरफान को खुद नहीं मालूम था कि वे कहाँ जाएंगे। लेकिन उस आदमी, उस इंसान, उस एक्टर की खूबी देखिए कि वहाँ जो बातें अनजाने में वे कर रहे थे, उसको वो फॉलो करते रहे पूरी ज़िंदगी में। और इस किताब को अगर आप सिलसिलेवार पढ़ें ले जाने के बाद, तो आपको लगेगा कोई एक प्रोग्रेशन है उनमें, और कहीं से भी खुद को काटते नहीं है वो अपनी ही बातों को। कई बार होता है ना कि थोड़े अपॉर्चुनिस्ट किस्म के अगर एक्टर होते हैं, तो आज कुछ और कर रहे होते हैं, आज कुछ और पसंद होती है, कल को उनकी पसंद बदल जाती है, कल को उनका पूरा रवैया ही बदल जाता है। इनमें नहीं था, इरफान में ऐसा नहीं था। ये इस किताब को करते हुए मैंने महसूस किया। जो 10x10 वाली बात की है आपने, तो इरफान ने कुछ मुझे नोट्स भेजे थे। पहले तो एक चिट्ठी भेजी थी जो चिट्ठी सारे मीडिया में छपी थी, जिसमें उन्होंने अपनी बीमारी का जिक्र किया था कि मेरी बीमारी क्या हो गई है और मैं कैसा हूँ, और कैसे मैं बस में चला जा रहा था, कंडक्टर ने टैप किया मुझे कंधे पे आके कि तेरा स्टॉप आ गया, अब तुझे उतरना पड़ेगा। और तब ये तिलमिला जाते हैं कि नहीं, मेरा स्टॉप इतनी जल्दी कैसे आ सकता है। वो पत्र मीडिया में छपा, हिंदी में मुझे दिया था उन्होंने, हिंदी में मैंने किया था, उस अंग्रेजी में उन्होंने लिखा था, और हिंदी कॉपी मैंने तैयार की थी। अंग्रेजी में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिया था। एक ही दिन वो अंग्रेजी में भी और हिंदी में न्यूज़ लॉन्ड्री जो वेब पोर्टल है वहाँ छपा था। मुझे खुशी है इस बात की कि हिंदी को बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, और हिंदी से देश की तमाम भाषाओं में वो अनुवाद हुआ, क्योंकि इरफान के बारे में सब कोई जानना चाहता था। और इरफान क्या चाहते थे कि मेरी बीमारी के बारे में सही जानकारी सब तक एक साथ पहुंच जाए। नहीं तो स्पेकुलेटिव स्टोरी होती है फिल्मों की, वैसे चल रही थी। वो हो गया। उसके बाद एक वॉइस नोट उन्होंने भेजा। अगर हम कहेंगे तो विभाग पढ़ सकते हैं, वो हम चाह रहे थे। हाँ जी। तो उस में उन्होंने कुछ बातें की हैं, बहुत ही बीमारी से परेशान है वो सारी बातें उसमें आती हैं। और फिर उन्होंने कहा कि भैया आप मेरे से संपर्क में रहिएगा, मैं मालूम नहीं मैं कैसे क्या जवाब दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा। तब मैं चुहलबाजी करने लगा उनके साथ, उनकी बीमारी में, एक उदास व्यक्ति के साथ, एक जो अवसाद में है, दुख में है। तो मुझे लगा कि बेहतर तरीका कि दुख बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, या उस बीमारी के बारे में मैं क्या जान के कर सकता हूँ, इलाज तो डॉक्टर कर ही रहा होगा। तो मैंने उनकी पुरानी तस्वीरें, कुछ जो बुरी फिल्में उन्होंने की थी, उन फिल्मों की तस्वीरें भेजी उनको, बताने के लिए कि क्या ये फिल्म याद है आपको, किरदार याद है आपको। आश्चर्य, मुझे सच में आश्चर्य हुआ था कि उनको अपनी हर फिल्म, हर बुरा किरदार भी याद था। ये फिल्म मैंने इस समय की थी, इसमें मेरा ये रोल था, मैंने ये काम किया था। कहने का मतलब कि एक कलाकार जो अपनी ज़िंदगी में अच्छे बुरे हर तरह के काम करता है, उसमें से बाद में कुछ लोग निगेट करते हैं कि नहीं वो तो हमने ऐसे ही कर दिया, या नाम भी नहीं लेते उसका। मेरे एक दोस्त हैं, नहीं रहे वो भी, संजय चौहान, जिन्होंने पान सिंह तोमर लिखी थी इनके लिए। तो संजय चौहान भी कुछ अपने राइटिंग स्किल में कुछ बुरी फिल्में भी लिख रहे थे। तो मैंने दोस्त होने के नाते पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा कि अजय तुम्हें एक बात बताऊं, तुम भी अपनी लाइफ में इसको अपना सकते हो कि तुम अच्छे बुरे काम करते चले जाओ। ऑडियंस जो होती है ना, जो पाठक और दर्शक होता है ना, वो आपके अच्छे काम को याद रखता है, बुरे काम को भूल जाता है। बिल्कुल। तो देखो, मुझे लोग पान सिंह तोमर के लेखक के तौर पर जानते हैं, मुझे ये नहीं जानते कि वो बुरी फिल्म आज संजय ने लिखी थी, क्योंकि उस फिल्म को लोगों ने देखा ही नहीं। देखा तो इसे जो मेरा अच्छा काम है, तो अच्छा काम आपका पॉपुलर होगा। इरफान के साथ भी वही बात रही होगी। और उसी ज़माने में मैंने एक फ़ोटो भेजी, इसिक नगर
में जब शुरू के दिनों में अपने मामा के घर पे, मामा ने एक कमरा दिया था उनको रहने के लिए, उस कमरे में रहते थे, जिस एक कमरे में ही किचन भी था, पढ़ने की अलमारी भी थी, एक बिस्तर था, सब कुछ उसी में था। तो उस बिस्तर पर मैंने उनकी एक तस्वीर और उनकी पत्नी की तस्वीर ली थी, जो तब मैं कैमरा भी ऑन रखता था अपने पास। वही तस्वीर मैंने भेजी उनके पास कि मैंने पूछा कि ये तस्वीर याद है आपको? तो उन्होंने बहुत भावुक सा वॉइस नोट भेजा था मुझे कि ये 10 बाई 10 का मेरा पहला कमरा है बॉम्बे का, और बीच में मैं अपना विस्तार करता गया, कमरे की हद बढ़ाता गया और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा स्पेस खोजता रहा अपने लिए। लेकिन अब लग रहा है कि सब कुछ फिजूल था, क्योंकि फिर से मैं 10 बाई 10 के कमरे में हूँ और फर्श पे लेटा हुआ हूँ, फर्श पे सोता हूँ मैं। एक थैला है मेरा, एक झोला है, झोले में कुछ किताबें हैं। ठीक वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैं बॉम्बे आया था और उस समय जी रहा था। तो ये बहुत भावुक सा मामला था और एक प्रसंग था। मैंने ये सोच के वो फ़ोटो नहीं भेजा था उनको देखने के लिए। वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जब मैंने, क्योंकि वैसी तस्वीर इरफान की है नहीं। पर मीडिया बड़ा में स्ट्रॉन्ग मैसेज था और काफी देर तक मैंने सोचा था कि आपकी किताबें थोड़ी थोड़ी पढ़ूंगी, पर मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा कि मैंने बहुत डीपली इसको पढ़ा और इसमें बहुत कुछ है सीखने के लिए। बहुत तो कुछ आप है, जरूर बहुत लोगों पढ़िएगा। के लिए। मुझे लगता है कि सबको पढ़ना चाहिए ये किताब। एक इमोशन है, एक रिलेशनशिप भी है, एक पत्रकार, एक फिल्म एक्टर के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, ह्यूमन रिलेशन, उस पर है। मेमोइर्स जिन लोगों ने लिखे हैं, उनके दोस्तों ने लिखे हैं, बचपन के दोस्तों ने लिखे हैं, कैसे वे राजेश खन्ना की एक्टिंग करते थे, फिर कैसे और क्या क्या हुआ उनकी लाइफ में। फिर उनके गुरु रवि चतुर्वेदी हैं, उनके क्लासमेट हैं, उन्होंने लिखा है कि कैसे वो चुप रहता था। एक बार स्टेज पर जब रोल बंट रहे थे तो जानवर की भूमिका सबको निभानी थी। उनके जो नए डायरेक्टर थे उन्होंने कहा सबको कोई कोई जानवर बनना पड़ेगा, उसको प्ले करना पड़ेगा वहाँ पे। तो इरफान ने कहा था मैं अजगर बनूंगा, सोया रहूँगा स्टेज पे, मुझे कुछ नहीं करना होगा। तो इस तरीके से, और ये भी बताया कि वो कैसे जब सब लोग अपना परफॉर्म कर रहे होते थे तो परफॉर्मेंस के समय रिहर्सल में वो कुछ छिपा जाते थे, सबके सामने जाहिर नहीं करते थे, और जब स्टेज पे आते थे तब लोग चौंकते थे कि अरे ये क्या कर दिया, और इरफान बाजी मार के मैन ऑफ द शो हो जाते थे और अवार्ड लेके चले जाते थे। और ये बात फिल्मों में भी रही उनके, जो मैंने कभी जिक्र किया था, अमिताभ बच्चन धोखा खा गए थे उनसे, बिल्कुल और बिल्कुल परेशान हो बिल्कुल। गए थे। हाँ जी। जी जी। सो सर, मैं चाहती थी कि सर कुछ इस किताब में से पढ़ें, तो उन्होंने बोला कि मैम पढ़ेंगी। मैम ज़्यादा अच्छा चूँकि हाँ वो बिल्कुल बिल्कुल, परफॉर्म करती हैं क्योंकि तो वो पढ़ मैम सकती बहुत हैं। वेल नोन थिएटर पर्सनालिटी भी हैं। तो मैम प्लीज आइए। वही वाला आप तो सही बैठेंगी कि खड़े होके? पेज 90 पे जो है, 90 नंबर पेज पे। ये नोट उसने तब लिखा था जब वो वहाँ इलाज अपना करवा रहे थे, खड़े होके। इलाज करवा रहे थे, और उस समय उन्होंने नोट भेजा था। जी। इस नोट को मैं उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करूँगी जिस हिसाब से इरफान ने इनको भेजा था। तो उनमें जो एक इमोशन था, मैं उस इमोशन को पकड़ते हुए यहाँ पढ़ने की कोशिश करूँगी। उनके जैसा तो कतई नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी। और अंत में, अजय भैया नमस्ते, इरफान बोल रहा हूँ। हाँ, आपसे बात करने का कई बार मन हुआ, लेकिन मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा अस्थिर है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि बात शुरू करूँगा तो बात पूरी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या किस तरफ चली जाएगी। उसको मैं बाद में जारी रख पाऊँगा कि नहीं रख पाऊँगा, इसलिए बात नहीं कर पाया। लेकिन आपसे बात करने का मन होता रहा है मेरा, और मैं जब मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगा बात। फिलहाल ये है कि मेरा इलाज शुरू होने में तो थोड़ा वक्त लग गया, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे, इन्फेक्शन मेरा बढ़ गया था, तो कीमो
शुरू नहीं हो पाया। इन्फेक्शन के नीचे होने का वे इंतज़ार करते रहे। रिपोर्ट में भी कई जगह स्पष्टता नहीं थी, तो स्पष्ट होने में वक्त लग गया, महीना भर। अभी भी इन्फेक्शन है, लेकिन अब क्योंकि ट्यूमर का साइज़ बढ़ रहा था, तो उन्होंने इन्फेक्शन के साथ ही कीमो शुरू कर दिया है। 4 दिन हुए हैं। इन्होंने कीमो का पहला साइकिल दिया है। उसके सब रिएक्शन धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं मेरी बॉडी में, लेकिन मेरे दर्द की इंतहा बढ़ चुकी थी, जो काबिल बर्दाश्त नहीं थी। तो इन लोगों ने कुछ मोर्फिन देकर उसको दबा दिया है, दर्द को। कीमो के इफ़ेक्ट शुरू होंगे तो पता नहीं मैं उसको किस तरह से झेलूँगा, देखा जाएगा जो भी होगा। ये मैसेज करने का मकसद यही है कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा बात करने का मन होता है, तो हम तरीका ढूंढेंगे। मैं उसको काम नहीं बनाना चाहता, और मैं जैसे मौका मिलेगा शेयर करना चाहूँगा। मैं ठीक हूँ अजय भैया, हम देखते हैं कहाँ किस तरफ जाती है गाड़ी। जैसा होता रहेगा मैं आपको इत्तला करता रहूँगा। जिस हाल में भी हुआ, जब भी मुमकिन हुआ, और आप ख्याल रखिएगा अपना और सबको सलाम कहिएगा। मैं लंदन में हूँ, स्वीडन भी गया था कुछ ओपिनियन लेने के लिए। कुछ अमेरिका की बात चल रही है, रिपोर्ट इधर उधर काफ़ी जगह घूम रही है, काफ़ी लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी है, लेकिन उसमें से ही छांटना है कि भाई कौन जेन्युइन है, किसके पास जाएं, इलाज से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है इलाज में, उसके बाद कहाँ जाएं। ये भी एक तरह का सवाल है जिस पर मानसिक तौर पर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। एनीवे, आप अपना ख्याल रखिए। कुछ इधर उधर की बातें हों तो मैसेज कर दिया कीजिए। मैं शायद कितना जवाब दे पाऊँगा मुझे पता नहीं, लेकिन फील फ्री। तो व्हाटएवर आपके नाम और आपके दिमाग में जो आए, कुछ बात हो, कुछ सवाल हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ यूं ही शेयर करना चाहें तो फील फ्री। और अपना ख्याल रखिएगा अजय भैया। थैंक यू। सो इसका टाइटल सर ने दिया है और अंत में, और अमिताभ बच्चन ने बहुत ब्यूटीफुल चीज़ कही थी उनके बारे में कि उनकी आंखें और उनका चेहरा बोलता था। आई थिंक हम लोगों के वो सबके और सर के दिल के करीबी थे, क्योंकि उनमें कुछ बात थी, अलग ही बात थी, और ऐसे इंसान और ऐसे शायद कलाकार आते नहीं हैं। तो ये बहुत हैवी हो गया है। जब मैंने पढ़ा तो एक्चुअली मेरे आंसू निकल गए, और शायद मैम पढ़ रही थी तो आई एम डेस्परेटली ट्राइंग टू कंट्रोल। तो हम इसको थोड़ा लाइट नोट पे लेकर जाते हैं और वहाँ पर एंड करेंगे, और फिर आप लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं। सर और मैम का इरफान खान और शिल्पा जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनका भी लव अफेयर बड़ा इंटरेस्टिंग था, और उसके बारे में कुछ बताइए, बिकॉज हम उनके जाने के बारे में बोलकर एंड नहीं करना चाहते, बट जो जिंदगी उन्होंने जी है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। शिल्पा को लेकर हमेशा इरफान बहुत ही पॉजिटिव रहे, और
हमेशा उनकी तारीफ करते रहे और ये भी बताते रहे कि मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक घर में ही है, सुतपा है, और सुतपा उनके काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहती थी। मैं ये बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि हर बीवी ऐसा करती है, क्योंकि नहीं करती हैं सारी बीवियाँ ऐसा। आपके काम में इंटरेस्ट बहुत कम लोगों का होता है। सुतपा का काम में इंटरेस्ट था और देखती थी, और उनको लगता था कि इरफान की जो काबिलियत है उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री नहीं कर पा रही है। और जब उन्हें लगा कि नहीं है कर पा रहे, कुछ एक फिल्में ऐसी थी जहाँ आकर के जब सुतपा ने तारीफ़ की और कहा कि बहुत अच्छा काम किया है, तब उनको लगा कि हाँ अब मैं कुछ कर पा रहा हूँ। खैर, मेरा एक कॉलम हुआ करता था, अब तो बंद हो गया है वो। मैं जहाँ जो सेलिब्रिटी कपल्स होते हैं उनके बातचीत करता था वाइफ हस्बैंड से। कई बार हस्बैंड ज़्यादा मशहूर है, कई बार वाइफ ज़्यादा मशहूर है, लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि शादी जो संस्था है एक, वो कैसे उनके बीच में वर्क कर रही है, प्रेम है, उनका सहजीवन है, वो कैसे वर्क कर रहा है, तो इसको समझने की कोशिश रहती है। उससे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं। तो इरफान और सुतपा के साथ भी ये बात हुई थी, और दोनों ने एक दूसरे के बारे में जो बातें की अमूमन वो बात मिलती नहीं है। कहीं किसी ने तब तक पूछा नहीं था। अब सुतपा लिखती है तो अकेले लिखती हैं इरफान को याद करते हुए। इरफान ने कभी सुतपा के बारे में बात इसलिए नहीं की, लोगों ने पूछा नहीं उनसे। लेकिन इस बातचीत में आप जाएं तो डिटेल में पता चलेगा कैसे इरफान डिपेंडेंट है सुतपा के ऊपर, और सुतपा कैसे उनकी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। और कई एक मजाकिया प्रसंग भी हैं उसके अंदर। जब मैंने पूछा कि इनके परिवार की तरफ से कोई दबाव था, धर्म परिवर्तन वाला मामला आता है जहाँ भी मुस्लिम और हिंदू के बीच में शादी होती है, तो सुतपा ने कहा कि इनकी मम्मी चाहती थी कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँ, मैं कलमा पढ़ लूँ। तो इरफान मम्मी को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि नहीं मम्मी तुमको रिलीजियसली बदलना नहीं चाहती थी। मम्मी चाहती थी इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की है, कलमा नहीं पढ़ेगी तो दोजख में जाएगी, जन्नत में आ जाती अगर कलमा पढ़ लेती। तो ये उनकी सोच। और उनकी मम्मी रिलीजियस थी, इसमें नो डाउट, और बल्कि स्पिरिचुअल थी थोड़ी सी। तो वो बात इरफान में आई है वहाँ से। और मम्मी के साथ जो इरफान का रिलेशन था वो भी उस बातचीत में थोड़ा बहुत उभर के आया है। फिर और भी कि बच्चों को कौन देखता है, घर में फैसले कौन लेता है, ये सारी बातें भी हैं। तो और इरफान ने उसमें कहा कि मुझे कभी ये परेशानी, मैं जैसा होता है एक्टर तमाम हीरोइनों के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं, सुतपा को लेके कभी इनसिक्योरिटी इस तरह की कोई नहीं हुई, क्योंकि सुतपा बहुत ही समर्थ और बहुत ही टैलेंटेड महिला है, बहुत मजबूत है। तो वो अभी उसका दिख रहा है सामने, जिस ढंग से बाबिल को संभाल रही है उसके कैरियर को। और उनके बेटे में भी बहुत बाबिल भी बार बार कहता है कि बाबिल तो साफ कहता है कि न सिर्फ मुझे बनाने में, पापा को बनाने में भी मम्मी का हाथ रहा है, और ये सच्चाई है। तो सर इसी के साथ हम फिर सबको बोलते हैं कि कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि लोग सवाल पूछें और मुझे थोड़ा परेशान करें। आपने नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया मैंने। फिर तो मैं अच्छी हो गई हूँ। फिर मेरा स्कोप है ना, आ जाना चाहिए बॉम्बे मुझे। जी मैं आपसे आपके वामपंथी होने की बात करना चाहता हूँ। आपने क्लेम किया है मामला थोड़ा पॉलिटिकल हो सकता है, हम लोग उससे थोड़ा बचे। हाँ जी, हम भी चाहेंगे कि वो उसकी बात नहीं करेंगे। जिस ज़माने की आपने बात की है वो 70s 80s के अंदर, उस समय एक पूरी की पूरी लहर चल रही थी जिसके अंदर फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत काम किया। वो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है उसको उन्होंने बहुत पनपा है। वहाँ पर लिटरेचर बहुत लिखा गया उस किस्म का, और उस किस्म के हिस्टोरियन भी हमारे पास आए। जिस तरह की आप इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, JNU वगैरह, वहाँ ये सोच बहुत पनप रही थी। मैं जो कहना चाहता हूँ कि आज किसी को वामपंथी कहना एक गाली हो गई है। तो ऑफ कोर्स हमने उस ज़माने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको सेकुलरिज्म के लिए बातें करता था, हमारे को वो साइंटिफिक थिंकिंग के लिए प्रमोट कर रहा था। तो ये चीज़ें जो थी वो उस ज़माने के पॉलिटिक्स में भी थी और सोच में भी थी।
और इसीलिए सरकार बहुत काम करती थी, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हम गरीब के लिए काम करें। मैं जो आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज हमने कैपिटलिज्म ले लिया है, हम बहुत अमेरिका की तरह सब कुछ प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, तो क्या ये आइडियोलॉजी फेल हो गई है? क्या ये आइडियोलॉजी जो लेफ्ट वाले लोग हैं वो आज बिल्कुल गलत सिद्ध हो गए हैं, या कहीं कुछ और इसके अंदर कुछ और है? सर थोड़ा छोटा क्वेश्चन। हाँ, जी, सवाल क्योंकि start करें आपने तो। सब सवाल हाँ, सवाल के पहले ऑब्जर्वेशन आपने बहुत ज़्यादा दिया। सिर्फ सवाल ही हम लोग करें तो ज़्यादा बेहतर बात होगी। तो सवाल में मेरा ये मानना है कि विचार तो कभी फेल नहीं करता। कोई भी विचार हो, दक्षिण का हो, वाम का हो, कोई भी विचार फेल नहीं करता। उसके प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो फेल होते हैं, और वो प्रैक्टिशनर जो फेल होते हैं वो अपनी कई ऐतिहासिक कारण होते हैं, उस समय का कारण होता है जिसकी वजह से होते हैं। तो वामपंथ पॉलिटिक्स में उस हिसाब से फेल किया है, वाम विचार नहीं फेल हुआ है, और भविष्य में भी वही काम आएगा। जब आप चीज़ों का, समाज का विश्लेषण करेंगे ना, वहाँ पे इस सोच की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब नाम लेके करें या नाम ना लेके करें, लेकिन टूल्स तो ये काम आएगा, ये आता रहेगा। जी। सर आपकी एसोसिएशन किसी और एक्ट्रेस के साथ भी रही है? एक्टर्स, हाँ। मैं तो प्रैक्टिस करता रहा हूँ, और चूँकि फिल्म जर्नलिस्ट रहा हूँ तो बहुत सारे एक्टर्स हैं और जिन पर मैं काम करना चाहता हूँ, काम किया भी है मैंने छोटे छोटे तौर पर। किताब ये पहली है एक किसी खास व्यक्ति पर, ऐसी और किताबें आएंगी। इस साल एक अमिताभ बच्चन पर आएगी, और उसके बाद अनुराग कश्यप पे आएगी, उसके बाद और भी लोगों पे आएगी। तो मेरे पास बहुत जखीरा है मेरे पास पूरा। तो आपने कुछ एक वर्ड बोला था, मेरे को याद नहीं आ रहा किस चीज़ के लिए? जो आपके पास सारा टेप्स और स्टॉक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड था, बैठा बनिया। हाँ, वो पुरानी कहावत है। जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं, जो हिंदी कहावतें जानते हैं, उनको याद होगा कि बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी का माल उस कोठी करे। तो जब काम नहीं रहता है, दुकानदारी नहीं चल रही होती है, तो दुकान को सजा रहा होता है। तो आजकल मैं बैठा बनिया हूँ, तो मैं वही कर रहा हूँ कि मेरे पास जो खजाना है उसी में से चीज़ें निकालता हूँ, छांटता हूँ, उसको एक अलग पैकेज बनाता हूँ, फिर उसको पब्लिशर को देता हूँ मैं, पब्लिशर उसे छाप देता है। तो मैंने अपनी लाइफ में लगभग 5000 काम आर्टिकल्स लिखे हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं। मेरे पास 250-300 इंटरव्यूज़ पड़े हुए हैं जो मैंने सुने तो हैं, उसका इस्तेमाल भी किया, लेकिन पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। तो काम करने के लिए बहुत है मेरे पास, और फिर नया नया काम करता रहता हूँ मैं। तो अभी एक काम मैं प्री पार्टीशन को लेके कर रहा हूँ मैं, प्री पार्टीशन के सिनेमा पर, जिसमें लाहौर मुख्य फोकस में है। उसके अलावा कलकत्ता है, और नाम बोलने में कोलकाता और कलकत्ता बोलने में हम कई बार भूल जाते हैं। तो कोलकाता और मुंबई तीन एक सेंटर हुआ करते थे जहाँ से हिंदी फिल्में डेवलप हुई हैं। तो इनिशियल हिंदी सिनेमा क्या रहा है उस पर काम कर रहा हूँ मैं। जी। तो इरफान की कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी, इफ़ यू कैन? नहीं, बोलना बताना समय समय पर अच्छा लगता है। जैसे किस्सा मुझे अच्छी लगती है, पान सिंह तोमर ऑफ कोर्स उनके लाइफ की बहुत अच्छी फिल्म है, और ये 2 फिल्में काफ़ी हैं वैसे बताने के लिए। लेकिन वैरियर में देखें तो जहाँ वो पहले आते हैं, जहाँ उनकी पहचान बनती है ना, उसकी झलक वहाँ मिल जाती है। उसमें संवाद बहुत कम है। पूरी फिल्म में आप देखें, 2 घंटे की फिल्म है वो, मुश्किल से 40 या 50 संवाद हैं, बाकी सारा काम एक्सप्रेशन का है। तो उसी समय वो प्रकट हो गया था, लेकिन हिंदी फिल्मों ने नहीं देखा उसको, हिंदी फिल्म वाले नहीं समझ पाए, विदेशी समझ गए, विदेशी ले गए उनको, विदेशी काम करवाते रहे। लेकिन इरफान की अच्छी बात ये रही कि विदेश में बेहतरीन काम, जो भी काम मिला वो किया उन्होंने। यहाँ की कमर्शियल फिल्मों को भी कभी उन्होंने छोड़ा नहीं, बुरा नहीं माना और कहा कि नहीं ये लोग ख़राब काम करते हैं, मुझे नहीं करना है इनके साथ। वो वेलकम जैसी भी फिल्म करते रहे, पान सिंह तोमर भी की उन्होंने, सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियन भी किया उन्होंने। तो हर तरह का काम करते रहे और सब काम में मज़े लेते रहे। जी। और एक्ट्रेसेस में कौन सी आपको लगी? माधुरी पर तो मैं बता ही चुका हूँ। ऐसे है कि कोई
कोई इम्प्रेसिव चीज़ होनी चाहिए, जैसे इरफान की तो आपने बता दिया, अमिताभ बच्चन इज एन इंस्टीट्यूशन बाय हिमसेल्फ। और ऐश्वर्या ऐसी जी कोई का जो एक्ट्रेस इंसिडेंट था वो पुरानी बता एक्ट्रेसेस तो हम समझ जाते हैं कि उनमें काफ़ी अचीवमेंट्स थी, नई वाली है जो आज के ज़माने की, कुछ है कोई ऐसा है? बहुत लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पहले के ज़माने से ज़्यादा अच्छा काम कर रही कमर्शियल हैं। है ना वो, कमर्शियल कमर्शियल नहीं, ये कमर्शियल तो सेटअप है। कमर्शियल तो मुगल आजम भी है, कमर्शियल तो मधुबाला की सारी फिल्में हैं। कमर्शियल आर्ट फिल्में तो उस समय होती ही नहीं थी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। कमर्शियल और आर्ट तो हम क्रिटिक और ऑडियंस तय करती है, बताती है, उनके लिए तो सिनेमा होता है। और एक फिल्म होती है, कहानी होती है जिसको परफॉर्म कर रहे होते हैं बजट के हिसाब से। कई बार क्या हुआ है कि बजट कम है तो आर्ट फिल्म हो गई, ये भी एक बहाना है। हाँ, तो शबाना स्मिता तो सबको जानते हैं, बेहतरीन मानते हैं। मैं नई लड़कियों में नाम लूँगा, तापसी बहुत अच्छा काम कर रही है, तापसी पन्नू। जिस ढंग से कंगना ने एक समय तक बहुत अच्छा काम किया है, अपने बड़बोलेपन की वजह से वो बेचारी छोड़ दी गई या छूट गई है, या होता है आपके व्यक्तित्व में भी चेंज आता है, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आता है, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है। तो वैसा हुआ कंगना के साथ। नहीं तो बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस है वो, आज भी सब कुछ छोड़ के सिर्फ काम करे ना वो, तो बहुत आगे जा सकती है वो। उसके अलावा और किसका नाम लूँ मैं? अनुष्का में मुझे दिखता है, अनुष्का कम काम करती हैं और अनुष्का पहली एंटरप्रेन्योर हैं या खुद फिल्में प्रोड्यूस की। NS10 जैसी फिल्म लेके एक औरत आती है, फिल्लौरी जैसी फिल्म लेकर एक औरत आती है, अभी दहाड़ आ रही है, दहाड़ में भी प्रोडक्शन में उनका हाथ है, तो उनकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं। एक ज़माने में ऐश्वर्या राय को देखें आप, ऐश्वर्या राय मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए कि आप देखें एक ही साल में वह धूम भी कर रही है, उसी साल में वो देवदास भी कर रही है। आप दोनों फिल्मों को साथ कभी देखें, पता चलेगा कितना रेंज है उसका। आलिया भट्ट का क्या ख्याल है? आलिया भट्ट को मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं मानता हूँ। हाँ, आलिया भट्ट समहाउ परिस्थितियों ने उसको बहुत अच्छा बना दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वैसा मौका नहीं मिला है। तापसी को अगर कोई करण जौहर मिल जाए, तापसी को अगर कोई और मिल जाए इस ढंग का बड़ा, तापसी ने अभी तक किसी हीरो के साथ काम नहीं किया है। तापसी ने इंडिपेंडेंट काम किया है, उसकी फिल्म के हीरो बहुत छोटे लोग रहे हैं। तापसी को हमेशा कभी शाहरुख खान मिल रहे हैं, कभी रणवीर सिंह मिल रहे हैं, तो आलिया को तो आलिया उनकी वजह से भी चल रही है। तो तापसी को, और तापसी ने चूज किया है कि, और ये भी तापसी पहली बार शाहरुख खान के साथ आ रही हैं डन की फिल्म में। तो मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। और जिस ढंग से इंडिपेंडेंट मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की है। शुरू में तो मुझे याद, मैं उसके घर गया था तो मम्मी वो आई हुई थी देखने, संभालने के लिए, पता नहीं बेटी के साथ कौन क्या करे कैसे करे, तो मम्मी साथ में रहती थी। अब तो खैर इंडिपेंडेंट लड़की हो गई है वो, और उसकी बहन भी साथ में काम कर रही है। और उसने अच्छी पिक्चरें की हैं अमिताभ बच्चन के साथ, बदला की है, बदला की, वो बात की, बदला की है, बिल्कुल की है, और देखिए बराबर का रोल किया है बहुत बढ़िया किया है। हाँ जी जी जी, तो आप हमसे सहमत हैं? सर मेरा एक सवाल है हाँ। कि जो आप, जैसे आपने बात की आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट की, प्री इंडिपेंडेंट टाइम्स की, तो क्या आप प्री इंडिपेंडेंट टाइम के सिनेमा पे फोकस करेंगे या अदरवाइज कुछ किसी सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे? नहीं, प्री पार्टीशन के सिनेमा पे, मेरा काम तो सिनेमा पर अच्छा, ही एक होगा। सर, हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्ट, एक डॉक्टर इश्तियाक अहमद हैं, पाकिस्तान मूल के, स्वीडन बेस्ड, मेरे दोस्त हैं। आपके दोस्त होंगे क्योंकि आप Yeah. कंटेम्प्रेरी हैं आपके, तो उन्होंने नहीं, मुझसे सीनियर है, 10 साल सीनियर है। हाँ जी, नॉट एज वाइज सर, आई कांट से। तो उन्होंने बहुत अच्छे 2-3 उनके आए हैं, तो आप उसी संदर्भ में लिखना पसंद करेंगे? नहीं, अच्छा, आपकी अपनी रिसर्च? मेरा एरिया थोड़ा अलग है। अच्छा। उन्होंने नॉस्टैल्जिक होकर के लिखा है उसको, कि देव साहब वहाँ से आए, दिलीप साहब वहाँ से आए, उन प्री पार्टीशन सिनेमा में पंजाब का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इस पर उन्होंने काम किया है। मेरा काम ये है कि जिनको आप नहीं जानते हैं लाहौर में, जिन लोगों ने काम किया, दलसुख मंचोली को आप नहीं जानते होंगे, आर.के. शोरी को आप नहीं जानते होंगे, मीना शोरी को आपने, लारा लप्पा गाना आपको याद होगा, उस गाने को जिसने गाया है मीना शोरी की लाइफ क्या रही है उसको आप नहीं जानते हैं। रमोला नाम की एक अभिनेत्री हुआ करती थी, शांता आप्टे नाम की एक अभिनेत्री हुआ करती थी। ये बड़े नाम नहीं हैं,
लेकिन इन्होंने सिनेमा के जड़ों में काम किया है, कंट्रीब्यूट किया है। ऐसे लोगों को कानन बाला का नाम सुना होगा आपने शायद, कानन बाला की भूमिका रही है। फिर ऐसे ही सिंगर्स रहे हैं, के एल सहगल साहब रहे हैं, पृथ्वीराज कपूर साहब रहे हैं, केदार शर्मा जी रहे हैं। लेजेंडरीज हैं वो, हाँ, legends। लीजेंड बन गए ये लोग, लेकिन उस Unsung जमाने में heroes, तो सब काम कर रहे थे। अनसंग हीरोज को आप थोड़ा अनसंग पर नहीं काम है मेरा, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं शहीदों को याद कर रहा हूँ। मेरा काम ये है कि मैं बेसिकली मैपिंग करूँगा, क्योंकि फिल्में अब उपलब्ध नहीं है, फिल्में हैं नहीं। आप फिल्में देख करके फिल्मों के बारे में बात नहीं कर सकते। मेरा काम सिर्फ ये बताना लोगों को कि ये काम हुआ है वहाँ पे, और क्या क्या काम हुआ है, लाहौर में क्या काम हुआ, लाहौर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया उस समय। मैं आपको बताऊं कि सुन के मैंने रिसर्च में पाया कि उस समय जैसे सेल्समैन सेल्स गर्ल्स होते हैं, तो सिनेमा के लिए सेल्स गर्ल खोजे जाते थे। अखबारों में विज्ञापन आता था कि हमें ऐसी लड़कियां चाहिए जो ऊंची सोसाइटी में घूमती हों और वहाँ की महिलाओं को बता सकें कि फिल्में देखनी चाहिए। ये काम था, फिल्म के लिए कन्विंस करना आपको। मार्केटिंग, हाँ इन्फ्लुएंसर, हाँ, इन्फ्लुएंसर उस जमाने के इन्फ्लुएंसर हो गए। तो ऐसे नौकरियां दी जाती थी, और वो लड़कियां फिर जो किटी पार्टी हुई या इस तरीके के महिलाओं का संगठन हुआ, क्लब हुआ, उसमें जाती थी, उनको बताती थी। ये काम होता था। सिनेमा ऐसे डेवलप हुआ है सर। और लाहौर बहुत ही प्रोएक्टिव था। लाहौर में तो जो फिल्मों के मैक्का ऑफ फिल्म्स, हाँ, एक ज़माने में फिल्म दिखाने के पहले डांस प्रोग्राम हुआ करते थे। लड़कियां आके, जो रेड लाइट एरिया से बुलाई जाती थी, वो आके परफॉर्म करती थी। तब लोग बैठे रहते थे, ऑडियंस को बांध लिया जाता था, और फिर उसके बाद सिनेमा चला दिया जाता था। सिनेमा के दर्शक ऐसे बनाए गए। बाद में लोगों ने विरोध किया कि ये डांस हमें नहीं देखना है, डांस हटाओ, हमें सिर्फ सिनेमा दिखाओ। जुबिली आई थी ना पीछे ओटीटी पर। हाँ, जुबली में थोड़ी झलक है उसकी। तो वो सारी चीज़ें, जुबली का जो हीरो जो मारा गया, जो उसके ऊपर तो कुछ काम ही नहीं हो पाया। वो सच्चाई थी। देविका रानी का एक प्रेमी था जो उनको लेके भाग गया था उस समय। वो आज की स्थिति में अगर कल्पना करें कि कोई रानी मुखर्जी को लेके भाग जाए, तो आदित्य चोपड़ा का क्या रिएक्शन होगा? तो वो हिमांशु राय का रिएक्शन हुआ, ऐसा हुआ था। और फिर कैसे देविका रानी को समझा के लाया गया, लेकिन वो जो हीरो था वो तो गायब ही हो गया, फिर तो पता ही नहीं चला। और ये होता है इंडस्ट्री में, इस तरह की बातें होती हैं। ये तो कॉम्बिनेशन हो गया थिएटर और सिनेमा का। जी जी। जो पहले डांस हो गया और उसके बाद ये वो शुरू में तो करना ही पड़ा। पारसी थिएटर से आए थे हम लोग। तमाम चीज़ें जो एक ट्रेडिशन है वो तो है ही। बंगाल में बाउल पर आपका संगीत क्या था। विचार है थिएटर वर्सेस सिनेमा? सर ये अलग डिस्कशन का विषय हो जाएगा, लंबा विषय हो जाएगा। मैम का नमस्ते क्वेश्चन। सर, बहुत सारी बातें की आपसे, बहुत कुछ सीखा। बस एक मैं छोटी सी चीज पूछना चाहूंगी कि व्यक्तिगत तौर पे आप बहुत अच्छे से जैसे जानते थे इरफान सर को, और आई गेस हम सब यहाँ पे बहुत बड़े फैन हैं उनके, तो एज अ पर्सन जैसे आप उनको बहुत अच्छे से जानते थे, तो कोई एक ऑब्जर्वेशन, या बेशक आपने किताब लिखी और जो हम जरूर पढ़ेंगे, बट आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं, कोई एक ऑब्जर्वेशन उनकी लाइफ की जिससे हम कुछ आज सीख सकें, या एक बहुत जो आपने पर्सनल लेवल पे आप शेयर करना चाहें उनके बारे में। ज़िंदगी से बहुत मोहब्बत थी उनको, वो ज़िंदा रहना चाहते थे, जो उनके बाद के दिनों में साफ तौर पे आया। ज़िंदगी जब मैं कह रहा हूँ तो ज़िंदगी मतलब सिर्फ अपनी लाइफ नहीं, हमारे आसपास जो हो रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, क्या रिएक्शन आ रहे हैं। जैसे एक घटना आप सभी को याद होगी जिसकी वजह से वे विवाद में फंस गए थे कि उन्होंने जो बकरीद में बकरे को की बलि चढ़ाई जाती है उसके खिलाफ़ बोल दिया था, मुसलमान होते हुए भी। और उनके बारे में कहा जाता है, उनके वालिद कहा करते थे कि ये मुसलमानों के परिवार में एक ब्राह्मण पैदा हो गया है। तो इस जन की बातें उनकी होती थी। प्रेम वही ज़िंदगी से, जीव से, वनस्पति से बहुत प्रेम था उनको। जो ये ग्रीन्स होते हैं, पौधे लगाना, अब खेती करना, खेती भी देवलाली के आसपास उनकी ज़मीन है, खेती वहाँ होती है। पानी से बहुत प्रेम था उनको, पहाड़ों पे जाते थे। अभी मैं तिग्मांशु से कुछ बातें कर रहा हूँ, उनके डायरेक्टर हैं। तिग्मांशु बताते हैं कि
वे चले जाते थे पहाड़ों के ये जो जंगलों में बने हुए हैं आजकल सेंचुरी में जाकर के रहते थे ये लोग। एक बहुत अच्छी घटना बताई तिग्मांशु ने कि हम सारे दोस्त एक साथ ही पिता बन रहे थे, तो हमारी पत्नियां एक साथ प्रेग्नेंट हुई थी, तो लगभग, और हम सब बिजी थे और सिर्फ इरफान के पास गाड़ी थी, हम लोगों के पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं थी। और जैसे मैं दिल से की शूटिंग करने चला गया था, कोई और दोस्त कहीं चला गया था, और ये इरफान की ड्यूटी होती थी कि सभी बीवियों को गाड़ी में बिठा करके घुमाएं वो। सो बेसिकली जो उनकी ये ह्यूमैनिटी है वही शायद हम लोगों को इतना टच कर जाती जी है। जी, आप सोचिए एक पहचाना हुआ एक्टर 4 औरतों को लेके घूम रहा है, चारों घर उस समय पेपराजी नहीं था, नहीं तो स्कैंडल हो जाता। होता तो, और चूंकि वो मुसलमान थे तो ये भी कहा जा सकता है वो 4 बीवियों को लेके थैंक यू सर। हेलो सर, नमस्ते जी। जी। सर आजकल जैसे ना हर कोई यूट्यूब पर एक क्रिटिक बना हुआ है, खासकर हिंदी में बहुत सारे रिव्यूज आ रहे हैं। तो हम तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, और आपके बहुत बड़े फैन हैं। मतलब पहली हमारी जब कोई नई मूवी आती है तो पहले हम आपको देखते हैं कि आपकी उस फिल्म के बारे में क्या राय है। लेकिन आजकल हर कोई जो क्रिटिक बना हुआ है यूट्यूब पे, वो उसका ना अपना एक स्टाइल बन चुका है रिव्यू देने का, कि वो हर बात को लाउड होके बताता है, जबकि आपकी जो बात हम सुनते हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में होती है। तो इसका फर्क क्या पड़ता है कि आपको मेरे ख्याल से रिव्यूज उनके मुकाबले बहुत कम आते हैं। तो ऐसा क्या है कि ऑडियंस ऐसी चीजें देखना पसंद करती है आज की डेट में भी, कि उनको जोर से बोलने वाला, बीच बीच में एक मीम्स ऐड करने वाला रिव्यू ज्यादा अच्छा लगता है बजाय कि एक सीरियस रिव्यू। ये मेरे पुराने पाठक हैं और ये जोक हमारे परिवार में चलता है। जैसे ही कोई बोलता है कि सर आपको तो हम, जैसे आपको तो हम, जैसे ही बोलता है तो मेरी बेटियाँ कहती हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो खैर, और कितना मतलब अच्छा भी लगता है सुन करके। और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मेरे कई सारे ऐसे पाठक रहे हैं जो आज बड़े विद्वान हैं, और सबको मैं कहता हूँ मैं प्राइमरी टीचर हूँ आपका। मैंने ABCD आपको सिखाया था, उसके बाद तो आप लोग उस्ताद बन गए, और है ऐसा। अभिनूर, बात यह है कि लोग कह रहे हैं, और एक मदारी लैंग्वेज जिसको मैं कहता हूँ बार बार, वो इस्तेमाल होता है, लोग उसको लाउड चलता है सोसाइटी में भी, बाज़ार में भी। एक आदमी चिल्ला के कुछ बोल रहा है तो 10 लोग वहाँ जमा हो जाते हैं उसको देखने के लिए। या मदारी जब खेल दिखा रहा होता है, करतब दिखाया डमरू बजा करके, जो एक ज़माने में होता था, और बेचता कुछ और था, तमाशे कुछ और कर, तो वैसे लोग हमेशा रहे हैं। ताज़ा उदाहरण गदर 2 आप देख ही रहे हैं, लाउड बोलने से क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मेरे व्यूअर्स कम हैं, मेरे सब्सक्राइबर कम हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक समय के बाद खुद ही चीज़ों को फिल्टर करने लगेगा। AI आ रहा है, AI में जब आप सजेशन मांगेंगे कि मुझे कुछ सीरियस रिव्यू दीजिए, तो हो सकता है वो मेरा नाम सजेस्ट करे आपको। हाँ, AI वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होगा ना, वो जो हम कॉमन इंटेलिजेंस वाले लोग हैं उससे ज़्यादा वो अनबायस्ड होगा, और वो देगा हमारी जान। तो मेरा कोई डर नहीं। बहुत पहले एक शायद भवभूति थे या कौन थे, उन्होंने कहा था कि मेरा पाठक आएगा कभी भविष्य में। उस समय वो पॉपुलर नहीं हुए थे, तो मैं भी मान के चलता हूँ कि मेरा पाठक आएगा। और अमीर होने की कोई ख्वाहिश कभी नहीं रही, तो ऐसा भी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चल जाएगा। मैं कुछ लड़कों को इसलिए फॉलो करता हूँ, मैं आश्चर्य होता है कि 4 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके। और करता क्या है वो लड़का, हल्द्वानी का लड़का है, सौरभ नाम है उसका। मुझे वो अच्छा भी लगता है कि क्या कॉन्फिडेंस है उसका। सिर्फ ब्लॉग बनाता है और घर की बातें करता है। वो मम्मी ज़मीन पे सोई हुई है, देखिए ना मैं क्या करूँ। अब ये 2.5 मिनट का वीडियो बनता है, लोग देख रहे हैं। पोस्ट करने के साथ आधे घंटे में मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। आज वो लड़का महीने का 40 से 50 लाख रुपए कमा रहा है। उसके पास फ्लीट ऑफ कार्स है, आप लोगों के पास नहीं होगा।
उसने पोर्स से या पोर्स जो गाड़ी होती है, 2 गाड़ियाँ एक साथ डिलीवरी ली है, 2 गाड़ियों की एक साथ डिलीवरी ली है, और पहले ही दिन उसकी गाड़ी में स्क्रैच आ गया, तो अब उस पर वीडियो बना दिया। हाँ, अब यही सब ज़्यादा कम करता रहता है। उसको कोई मेडल मिला, मेडल घर में आया टूट गया, तो लेकिन लोग देख रहे हैं उसको, मिलियंस में देख रहे हैं उसको, तो तब लगता है कि हमने क्या किया पढ़ लिख करके, क्या किया, सिर्फ बाएं हाथ से एक कैमरा लो और बनाते रहो, ये सब बातें करते रहो। इंटरेस्टिंग टाइम्स, वी आर लिविंग इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। हाँ, जी जी जी, खैर शुक्रिया, बहुत ही अच्छी बातचीत रही, और मैं प्रभा खेतान सर एक फाउंडेशन आखिरी को सवाल सर, जी जी सर बहुत अच्छा लगा आपकी सरल लैंग्वेज एंड डाउन टू अर्थ व्यक्तित्व से मैं काफी प्रभावित हूँ। एंड इरफान पठान इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर। मुझे ये पूछना था जो वो इरफान पठान की भी फैन है। इरफान पठान दोनों मुझे। जी 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 जी। तो मुझे ये कहना था कि जो आजकल जो नया दौर है ऐतिहासिक फिल्मों को लेके, आदिपुरुष आपने देखी होगी, तो इसके बारे में कौन सी? आदिपुरुष देखी है, हाँ। तो इतना उपहासात्मक हमारे जो ग्रेट बुक्स है उसके ऊपर बुक्स नई नई मूवीज बन रही है, तो आपका क्या ख्याल है इसके ऊपर कि ये सब क्या चल रहा है? ये एक जनरेशन का कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है या समथिंग नीड्स टू गेट इम्प्रूव्ड एट व्हाट लेवल? नहीं, अगर आप थोड़े डिटेल में जाएं और गहरी स्टडी करें तो उनकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी, लेकिन खुद उनसे एक गलती हो गई और उस गलती की वजह का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। फिर उनको सबने रिजेक्ट कर दिया। मैं कौन अकेला होता हूँ रिजेक्ट करने वाला। मुझे फिल्म अच्छी नहीं लगी थी, जब मैं देख के आया था तभी मैंने ये बात की थी, मुझे अच्छी नहीं लगी थी। बाकी दुनिया को भी अच्छी नहीं लगी, जो हुआ उसके साथ वो तो सबके सामने है। रिपेयरिंग के बाद भी वो फिल्म संभल नहीं पाई। तो ऐतिहासिक फिल्मों के साथ ये चुनौती रहती है कि आप इतिहास क्या है। इतिहास कुछ तथ्यों का ऐसा संकलन है जो इतिहासकार लिख रहा है, वो अपने हिसाब से चुनता है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स कई सारी होती हैं, तो एक अगर आज की सरकार कुछ लिखवाना चाह रही है तो आज की सरकार जैसा सोच रही है वैसे तथ्यों को इंटरप्रेट करेगी। कल को कोई दूसरा इतिहासकार आएगा, दूसरी सरकार आएगी, वो उस समय की घटनाओं को लेकर के उस ढंग से इंटरप्रेट करेगी। इतिहास बहुत ही सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है एक तरीके का। तो इतिहास में कुछ भी ठोस वस्तुगत नहीं होता, इसलिए उनका एक इंटरप्रिटेशन था जो लोगों को पसंद नहीं आया और बहुत बुरा रहा वो, तो उसका असर बहुत बुरा रिव्यू रहा। भी तो पहले होता होगा ना, जब लॉन्च करने से पहले मूवी करते हैं, लेकिन जब गलतियां होती हैं, जब एक बार गलती होती है तो समझ में नहीं आता कि हम गलती कर रहे हैं। गलती तो तब समझ में आती है जब वो चीज़ ऑडियंस के पास जाती है, दर्शक उस पर फैसला करता है, तब समझ में आता है कि ये गलती हो गई। जी जी। आप सभी का धन्यवाद। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन अमृतसर की ओर से मैं प्रणीत बब्बर आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। खासकर हमारे अतिथि अजय ब्रह्मात्मा जी और उनसे बातचीत करने वाले शर्मिता भिंडर जी का, जिनके संवाद से इस शाम का यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज स्वर्ण और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण का भी आभारी हैं।